Welcome to the first episode of Let Us KT, the life of women in backward areas. एक औरत की ज़िंदगी एक मर्द के दारो मदार पर चलती है। एक मर्द उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला करता है, एक मर्द उसकी ज़िंदगी गुजारने के असूल बनाता है। वो उसको बताता है कि तुमने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, तुमने किस जगह पे क्या बात करनी है, क्योंकि एक औरत को अपनी ज़िंदगी जीने का कोई हक़ नहीं, क्योंकि हम एक पिद्दरशाही निज़ाम में रहते हैं। हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहाँ पे मर्द तब मर्द है जब वो औरत के ऊपर अपने फ़ैसले मुसल्लत करता है। एक मर्द तब मर्द है जब वो औरत के ऊपर जुल्म उठाता है और उसको ये बताता है कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा अक्लो फ़हम रखने वाला हूँ। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी औरतों की जो कि तारीख़ी तौर के ऊपर जुल्म सहती आई हैं, उस मर्द के हाथों दरिंदगी की भेंट चढ़ती आई हैं। कभी मर्द ने बाप के रूप के अंदर उनके साथ जुल्म किए, कभी उसी मर्द ने भाई के रूप में उनके ऊपर जुल्म किए और कभी उन औरतों ने शौहर के रूप में उस मर्द के जुल्म सहे। तो आज हमारे साथ कुछ मौजूद हैं कुछ ऐसी औरतें जिनका ताल्लुक़ एक बैकवर्ड एरिया से है, मतलब कि पसमानदा इलाक़ों से है। वो औरतें जो कि आपको बताएंगी कि हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार किन चीज़ों पर है, हमारी ज़िंदगी के असूल कौन बनाता है, हमारी आवाज़ कौन घोंटता है और हमारी ज़िंदगी के ऊपर हक़ किसका है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सकीना बीबी, हमारे साथ मौजूद हैं आसिया, हमारे साथ मौजूद हैं ज़िक्रा, जो कि आपको ये बताएंगी कि उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या हुआ। लेकिन उससे पहले आए देखते हैं कुछ झलकें जो कि हमें इनकी ज़िंदगी के बारे में मालूम हो। मेरे पुत्र है वो आदि मेहनत मजदूरी करते, मैनू कदे भी नहीं पैसा दे। मैं शुगर दी मरीज हाँ, जे मैं पैसे मंगनी हाँ तो मैनू वो कुट दे, कोई बड़ा मारदा, कदे निक्का मारदा, कदे वो तू छोटा मारदा। ना मेरे पेके मैनू पैसा देवे, ना मैनू साफ ले देवे। मैं शुगर दी मरीज हाँ, मेरा बंदा जेड़ा होता मैनू मरीज, मैं खाना करे ते काम जिम्मेदारा करे, वो थोड़ा बहुता मैनू पैसा देते, वो भी वो तो मैं दवाई खा लेनी हाँ। मैं उस पैसे का की करा, दुध लेना, खाने बस्ते लेने, इतने मैं की करा, कपड़ा नहीं। ਲੱਤ ਤੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਬੇਕਦਰੀਆਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਵਾੜ ਅਵਾੜ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਹੀ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰ ਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਆਦੀ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੇਰਾ ਬੇਤਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲੱਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੱਥੋਂ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਹੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਗਧੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਦਾ ਕਹਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਘਰੇ ਰਵੇ ਆਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੀ ਉਹ ਆਦਮ ਕਰਤ ਖਾਂਦੇ ਸਵਾਦ ਕੁਕੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੁਕੜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਨ ਕਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਾਉਣੀ ਆਂਡੇ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਦੀ, ਤੋ ਲਗੇ ਆਉਣਾ ਦੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਕੁਕੜੀ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਰਾਂਚੀ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਲਾਹੌਰ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਮੜੀ ਇਕੱਲੀ ਆਸੂ ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਮੁੜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਸੂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹਾਂ ਗਵਾੜ ਵਾੜ ਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੰਗਾ ਨਾਲ ਹੱਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਆਖਣ ਮਟੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵਣਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਲੈ ਜਾਵਣਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੂੰ ਮੁੜ ਮੈਂ ਆਵਣਾ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਲੈ ਜਾਵਣਾ, ਮੈਂ ਹੱਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਆਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੱਤ ਜਦ ਮਾੜੀ ਐਵੇਂ ਆਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੜਾ ਜੀ ਦਿਲ ਘਾਬਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਜੇ ਖੁਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੀਅਤ ਦੇ ਬੰਨੇ ਵਾਏ ਜਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਸੰਭਾਲਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਆਏ, ਨਾ ਸ਼ੈ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ, ਅੱਲਾ ਮਗਰੂ ਪਚਾਏ ਤੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੂ ਉਹ ਡਕੈਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਖਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
अस सार लोट लोट तो बंदा खाधी जाते और ना कई शे पल्ले छड़ते पे ना तो कई शे बंदे डकेटिया कर साफ तो करदा ना अस सारा दे भोगते फिरदे ने कोई पता है जाने लगा सब तो कोई सुनता ही नहीं अगर जा भी है तो ना कोई आखदा ही नहीं जितने कितने गरीब आए फिरना आदि की फिरना रोंदे रोंदे अगर कोठे तो लिखे पे सारी शह सारी ना खाना है ना कुछ है ना लानी ना देनी सारा दे भोग तो जमींदार को घरों लड़ते हैं और इतने हमने आपको कार ते सार दीवार धुप्पा वेच कारा वेच सारी शह कार ते हट जमींदार अगर जाने तो घर दे लड़ते हैं घर वाला भी लड़ता है पुत्र भी लड़ते हैं सारा कुछ लड़ींदा है मोड़ होना सी केड़े पास जावे पंचायत जाने पंचायत वाले भी नहीं सुनते आदा फिरने मुड़ पंचायत वाले तो बेंदे ही नहीं तो ना सोचते साढ़े देर तो ना वेखते खा गई पुलिस संत ना नू हाल सुनावा दिल दावे कोई महरम राज ना मिलता। आपके जहन के अंदर भी यकीनन यही सवाल आ रहा हो कि इनके साथ जुल्म हुए लेकिन इन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्या इनके पास कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था? या अगर कोई प्लेटफॉर्म मौजूद था फिर कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि इनकी राह में रुकावट पैदा कर रही थी? तो आज हम कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म डिस्कस करेंगे जो इनके पास मौजूद थे लेकिन ये अपना इंसाफ हासिल ना कर सके। तो पहला प्लेटफॉर्म पंचायत सिस्टम। क्योंकि ये पसमानदा इलाकों में रहती हैं लिहाजा इनके पास जो पहला रास्ता होता है वो होता है अपनी पंचायत के पास जाना, मतलब कि उस गांव के चौधरी के पास जाना और उससे इंसाफ की अपील करना कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमें किसी ने मारा है, किसी ने मैरिटल रेप किया है, हमारे साथ किसी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की है, तो हमें उसका इंसाफ चाहिए। लेकिन मज़ाक़ा की इस बात यह है कि वो चौधरी तो खुद उस पेट्रियार्कल माइंडसेट में गिरा हुआ है। वो तो खुद इस चीज़ को सही समझता है कि अगर औरत के साथ जुल्म हो रहा है तो ठीक है, क्योंकि हाँ फिर ही तो मर्दानगी का पता चलेगा। तो वो पंचायत सिस्टम जो कि सदियों से चला आ रहा है और आज भी हमारे मुआशरे के अंदर चल रहा है, जो कि औरत को ट्रम्प कार्ड के तौर पर यूज़ करता आया है, वो औरत को कतई तौर पर इंसाफ देने में नाकाम रहा। तो इन औरतों का अब हौसला टूट चुका है कि ये घर से निकले और उस पंचायत सिस्टम में जाएं और जाके कहें कि हमें इंसाफ चाहिए। ये तो वो औरतें हैं जो कि अपने घर से बाहर निकली और उन्होंने इंसाफ की अपील की, लेकिन हज़ारों औरतें अपने घरों के अंदर सिर्फ इस बिना की वजह से बैठी रहती हैं ताकि उनके मर्द की इज्जत पर कोई आंच ना आए, उनके मर्द की इज्जत पर कोई आंच ना आए, क्योंकि मर्द तो मर्द है ना, वो तो इज्जत के नाम पर कत्ल भी कर देता है। तो वो औरतें जो कि अपने हक के लिए आवाज़ उठा रही थी पंचायत सिस्टम में जाकर, अब उनके पास दूसरा प्लेटफॉर्म था रियासत। रियासत के कुछ ढांचे होते हैं, मतलब कि रियासत पार्लियामेंट के में बैठकर एक कानून बनाती, उस कानून को इन्फोर्स कौन करता है? आपके इदारे जिनके अंदर पुलिस आता है, आपकी आर्मी वगैरह, ये तमाम तरह इदारे आते हैं जो कि आपके उस कानून को नाफिज करते हैं। और तीसरा ढांचा आपके पास होता है जो कि आपको इंसाफ फराहम करता है, वो है अदालत। ये औरतें अपने मुकामी पुलिस स्टेशन के पास गईं, इन्होंने जाके उनको कहा कि जनाब हम पंचायत सिस्टम के पास गई हैं, हमें इंसाफ नहीं मिला, आप हमें इंसाफ फराहम करें। उन्होंने जवाबन इनको क्या कहा कि नहीं नहीं, हम कैसे उस चौधरी के फैसले के अगेंस्ट जा सकते हैं, हम कैसे उस मर्द के खिलाफ ये कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी तरह उन्होंने अपनी बात मनवाई और कार्रवाई की तो कौन सी चीज़ें थीं जो उनके लिए रुकावट बनी? पहली चीज़ पैसा, कि पुलिस पैसे की बिना के ऊपर कभी केस खारिज कर देती थी और कभी वो पैसे लेके उस औरत के मर्दों को दे देती थी, यानी उसके बाप बेटा या उसके शौहर को दे देती थी कि ये केस ख़त्म हो जाए। लेकिन उससे बालातर होकर जब ये अदालत के पास गई तो अदालत में किसी हद तक इनको इंसाफ मिला,
लेकिन 95% तक ये इंसाफ लेने में नाकाम रहे, क्योंकि अगर किसी औरत को मार दिया जाता था तो जो वर्सा थे उसके, वो उस कातिल से पैसे लेकर पर्चा खारिज करवा देते थे और केस वहीं का वहीं रह जाता था, जिसका असर आपकी दूसरी औरतों पर पड़ता था, मुआशरे पर पड़ता था। मर्द ताकतवर होते चले गए और औरत मजलूम और पिसती रही। और मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया के हर कोने में ऐसा होता है, ये कुछ जगहों पर ऐसा होता है, और हम इसको तनकीद का निशाना इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि वो औरतें पिस रही हैं और उन औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। कुछ पंचायत सिस्टम इन औरतों को हकूक़ भी देते हैं, कुछ पंचायत सिस्टम इन औरतों के लिए लड़ते भी हैं, वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, वो मर्दों के ख़िलाफ़ भी चले जाते हैं, लेकिन उसकी तादाद बहुत कम है। तो तीसरा प्लेटफॉर्म कौन सा था जिसके पास ये जाती? वो था मीडिया, क्योंकि मीडिया तनकीद करने के लिए होता है, ताकि उसके ऊपर तनकीद की जाए, ताकि उस पर नॉलेज फ्राहम किया जाए। लेकिन मीडिया जो कि अपनी रेटिंग के लिए काम कर रहा था, वो कतई तौर पर इनकी आवाज़ सुनने के लिए हाजिर नहीं था। लिहाजा इन्होंने मीडिया की तरफ जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर 2-3 औरतें गईं तो मीडिया ने उनको वापस भेज दिया कि हम आपकी कोई ऐसी चीज़ अपनी चैनल पर नहीं चलाएं। चौथा रास्ता, आखिरी रास्ता और बहुत अहम रास्ता, जो कि है फेमिनिज़म, यानी कि एक ऐसी तहरीक जो कि औरतों के हकूक़ के लिए काम करती। और इनमें 99% औरतें वो हैं जिनको फेमिनिज़म के नाम तक का नहीं पता, जिनको ये भी नहीं पता कि कोई ऐसी तहरीक चल रही है जो कि औरतों के हकूक़ के लिए काम करती। तो जितनी भी NGOs, जितनी भी फेमिनिज़म की तरीके हैं या जितनी भी आपकी फेमिनिस्ट हैं, वो इन औरतों से वाबस्ता नहीं। इन औरतों को उनके बारे में कोई इल्म, कोई जानकारी नहीं, इनको कोई पता नहीं कि हमारे मुल्क के अंदर या इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी तहरीक है जो कि इन मज़लूमों का सहारा बनेगी और इनको इंसाफ लेके देगी। तो लिहाजा वो फेमिनिज़म जो कि ये दावा कर रही है कि हम औरतों के हकूक़ के लिए काम करते हैं, हम उनको बेसिक राइट्स दिलवाते हैं, हम उनको राइट टू वोट देते हैं, ये औरतें तो आज तक राइट टू वोट नहीं ले सकी, और वो फेमिनिज़म तो अब सेक्सुअल हैरेसमेंट और पता नहीं किस किस चीज़ के ऊपर चला गया है कि इंसानों के डेले शायद निकाल दिए जाएं। लेकिन यहाँ पे औरतों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, मारपीट रोज़ होती है, अपना लीडर चुनने का हक नहीं। कैसी फेमिनिज़म है जो अपनी फर्स्ट वेव को इतनी ज़्यादा औरतों तक नहीं पहुँचा सकती? लिहाजा इनके पास कोई अब ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जहाँ पर ये अपनी आवाज़ को उठा सके। हाँ, वो ऑर्गेनिक चेंज जो कि शायद वुमेन प्रोटेक्शन बिल के तौर पे आया, थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट हो रहा है, किसी हद तक अदालतें इनको इंसाफ दे रही हैं और किसी हद तक पुलिस सिस्टम में औरतों के आने की वजह से कुछ इंसाफ इनको फराहम किया जा रहा है। शायद वो इन औरतों के मुस्तकबिल का ज़रिया बने। हमें दीजिए इजाज़त, हम आएंगे एक नई वीडियो में एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल, और अगर कर दिया है तो आप बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो